नीट 24 में ओबीसी और जनरल कैटेगरी को 655 तक कॉलेज नहीं मिली थी और नीट 2025 में ये कट ऑफ गिर करके 525 तक आ गई। जो हमने समझा है कभी कभार उसका एकदम ऑपोजिट हमारे सामने आ जाता है। देखिए मैम, ज़्यादातर बच्चा फोकस प्रीवियस ईयर्स को लेकर उन क्वेश्चंस के बेसिस पे तैयारी करते हैं। जैसे नीट 25 में क्या हुआ, फिजिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आ गया था। इतनी उम्मीद ना तो बच्चों को थी ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को थी। सर, हम बार बार एक टर्म यूज ले रहे हैं जो है मॉक टेस्ट। कई बार ऐसा होता है बच्चे जब मॉक टेस्ट देते हैं रिपीटेडली, जैसे यूजुअली संडेज को मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उसमें एक बार परफॉर्मेंस पुअर रही, 2 बार परफॉर्मेंस पुअर रही, उसके बाद तीसरी बार तक आते तो बच्चा टूट ही जाता है। मैम देखिए, मॉक टेस्ट का मतलब है कि नीट जैसा माहौल, नीट से पहले नीट जैसा माहौल। मॉक टेस्ट में यूँ होता है, जनरली तीनों सब्जेक्ट के 180 क्वेश्चन ही आते हैं एज पर नीट पैटर्न। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी। हर सब्जेक्ट में से आप हमें टॉप 5 टॉपिक्स बताएंगे जिनका बहुत ज्यादा वेटेज रहता है एग्जाम के लिए। जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। MBBS न जाने कितने बच्चों का सपना है ये, और इस सपने को साकार कैसे करना है, उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं द बायोलॉजी एक्सपर्ट अभिषेक सैनी सर। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक्स डॉक्टर तनुजा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीट यूजी का जो अभी नया नोटिस आया है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 3 मई को जो है नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है बच्चों के पास, तो इस ड्यूरेशन में बच्चों को किस तरीके से अपनी जो पढ़ाई है उसे एकदम गेयर अप कर लेना चाहिए? देखिए मैम, अब जैसा कि अपने को पता है 3 मई को नीट यूजी का एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें 2 वीक से भी कम टाइम रहा है। अब बच्चों को थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। एक तो जो भी टाइम है बच्चों का, उसको 70 और 30 के रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। मीन 70% टाइम उनका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में, पीवाईक्यूज में हो, और 30% टाइम में जो अपने वीक टॉपिक्स है उन पे काम करें। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में इतने टेस्ट देने के बाद बच्चों को पता चल जाता है कि क्या वीक पॉइंट्स है, क्या वीक टॉपिक्स है, उन पे काम करना चाहिए उनको। सर, आपने बताया कि स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो यहाँ से हम समझेंगे कि कोई एक एस्पिरेंट जो कि जिसने ड्रॉप लिया है या जो तैयारी कर रहा है पूरे साल से इस एक पेपर के लिए, तो उसकी साल भर की तैयारी और ये जो लास्ट के 2 हफ्तों की तैयारी है उसमें क्या डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहता है जिससे उसे विक्ट्री अचीव होती है? जैसे मैम, स्टार्टिंग से वो बच्चा प्रिपेयर करता है, तो सबसे पहले इसमें यूं मान लो कि बच्चे की प्रिपरेशन के 3 फेज है। फर्स्ट मान लो लेग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। लेग फेज में धीरे धीरे बच्चा न्यू होता है, तैयारी करता है, इनिशियल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, क्लासेस अटेंड करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें सीखता है। इनिशियली टाइम खूब होता है, टाइम की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास में आते हैं, अपने टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो जाती है, उस समय बच्चे को थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। पहले एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा था 5-7 दिन में, डेली क्लासेस लेके हो रहा था, अब उसी चैप्टर को 1 दिन में पढ़ना है। कई बार तो सेमी मेजर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में ऐसा भी होगा कि एक ही टेस्ट में आपको 20-20, 25-25 चैप्टर भी कवर करने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स जो पहले बना रखे हैं, अब वो यहाँ बहुत काम में आने वाले हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी उनको। और स्टेशनरी फेज लास्ट फेज है हमारा। लॉग फेज फास्ट हो जाता है। जैसे आप यूं मान लो कि प्री दिवाली, दिवाली और पोस्ट दिवाली, बच्चे के जीवन में भी ऐसा ही है। प्री दिवाली तक वो स्लो चलेगा, अक्टूबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक लॉग फेज है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस स्पीड अप हो जाते हैं, तेज करनी पड़ती है तैयारी उसको। और स्टेशनरी का तो अपने जीवन में काम है नहीं, रुकने का काम नहीं होना चाहिए। स्टेशनरी इन द सेंस है कि अब फाइनल तैयारी कर रहे हैं अपन, जो लास्ट टाइम में है, तो समय कूल डाउन रह करके जो भी चीजें फिनिश की है उनको एक जगह इकट्ठी करके उन पे प्रैक्टिस बढ़ाई जाए। ये हमने सर साल भर तैयारी तो कर ली जी, लेकिन जो पेपर आता है उस समय एक चीज होती है जो काफी बच्चों पे भारी पड़ जाती है, वो होती है एकदम से ब्लैकआउट हो जाना बच्चों का, या एंजाइटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो पैटर्न को उस टाइम समझ ही नहीं पाते हैं ढंग से। तो उन पे एंजाइटी हावी ना हो, इसके लिए आपके उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखो हम, ब्लैकआउट यूं है, एक तो पढ़ने के टाइम भी हो जाता है कई बार, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी, और एक पेपर अटेंड करने के दौरान भी होता है।
ये ब्लैकआउट वाली समस्या है जो मेन पेपर में ज़्यादा होती है। बच्चा सब कुछ पढ़ा हुआ है, साल भर तैयारी किया हुआ है, फिर भी उसका माइंड स्टक कर जाता है। तो उसमें मेरी यही सलाह है कि एक बार वो आराम से आंखें बंद करके 3 ब्रीदिंग्स, 3 आराम से धीरे धीरे सांस ले वो, और अपने आप को रिलैक्स महसूस करे कि इतनी तैयारी कर रखी है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वापस से कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो रिलैक्स होना चाहिए, उसको पैनिक नहीं होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये कई बार बच्चे सेल्फ जो डाउट होता है उसकी वजह से वो चीज को वहीं से उनके हाथ में से वो चीज निकल जाती है। पर सर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है उसने ही बच्चे पे इतना प्रेशर बना रखा है कि वो प्रेशर झेलना कभी कभी उनके लिए मुश्किल हो जाता है? देखिए मैम, ऐसा है कि नीट का एग्ज़ाम एक मैराथन रेस की तरह है। इसमें स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी भागना, पूरी एनर्जी शुरुआत में लगा देना, तो एक बच्चा थक जाता है लास्ट में। तो इसको एक मैराथन की तरह लेना चाहिए। आराम से जैसे शुरू की तैयारी, प्रिपरेशन की, और लास्ट में जाते जाते स्पीड बढ़ानी है, और उन सब चीज़ों की रिगार्डिंग बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर लास्ट 10 ईयर्स से आप बायोलॉजी के टीचर हैं, जी। तो आपने नीट के पेपर के अंदर स्पेसिफिकली क्या क्या चेंजेस पैटर्न ऑब्जर्व करें? जैसे मैम मैं 2013 से बात करूं, नीट शब्द पहली बार 13 से स्टार्ट हुआ। उससे पहले AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नाम से एग्जामिनेशन होता था। पहले उसके प्रीलिम्स होता था, प्री एग्जाम, उसके बाद मेन एग्जाम होता था। अब यूनिफाइड एग्जाम पूरे ऑल इंडिया के लिए जो हुआ है वो नीट यूजी 2013 से स्टार्ट हुआ है। बिफोर नीट NCERT कंटेंट कम था, और नीट नाम आने के बाद NCERT का कंटेंट बढ़ा है। तो NCERT बेस्ड पेपर बन रहे हैं। कट ऑफ्स में भी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले हैं। रिसेंट 2 इयर्स की बात करूं मैं आपको, नीट 2014 और नीट 2025, तो उसमें कट ऑफ का एक आइडिया देता हूं मैं आपको। नीट 24 में OBC और जनरल कैटेगरी को 655 तक कॉलेज नहीं मिली थी, और नीट 2025 में ये कट ऑफ गिर करके 525 तक आ गई। तो मेजरली आपने देखा है कि 125 कट ऑफ ड्रॉप हो गई है, OBC, जनरल एज वेल एज कैटेगरी। तो उस टाइम ऐसा होता होगा ना कि बच्चों का जब प्रीवियस ईयर का है, जब हम पढ़ते भी हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं रेगुलरली, उस पैटर्न को हम समझते हैं। जो हमने समझा है कभी कभार उसका एकदम ऑपोजिट हमारे सामने आ जाता है। देखिए मैम, ज्यादातर बच्चा फोकस प्रीवियस ईयर्स को लेकर उन क्वेश्चंस के बेसिस पे तैयारी करते हैं। जैसे नीट 25 में क्या हुआ, फिजिक्स का पेपर काफी ज्यादा टफ आ गया था। इतनी उम्मीद ना तो बच्चों को थी ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को थी। तो सडन ऐसा पैटर्न आया, तो उस एग्जामिनेशन में क्या करना चाहिए कि अपने पास तीनों ऑप्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। अब बच्चे को पहले से ये फिक्स नहीं रखना चाहिए कि मैं यही अटेंड करूंगा। वहां नीट में पेपर की सिचुएशन देख करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में से कौन सा इजी है, कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कौन दिला सकती है अपने को, उस हिसाब से। तो कई बार हमें स्ट्रेटेजी पेपर को देखकर भी चेंज करनी पड़ती है। तो सपोज करो किसी का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, अब उसी दिन बायो टफ आ गई और बायो में अपन खूब टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसका नुकसान उन दोनों सब्जेक्ट में हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो पेपर देख करके स्ट्रेटेजी वेरिएबल होनी चाहिए। बिल्कुल होता है ऐसा। बायोलॉजी में तो इनफैक्ट मैं भी थी जब बहुत इतना ज्यादा पैशनेटेड कि बायोलॉजी को ही सारा टाइम दे रहे हैं। जब हम आज बात करने बैठे हैं तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। हमारे जो फिजिक्स के सर थे व्हेन आई वाज इन 12th, तो ऐसा हुआ उस ड्यूरेशन में, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर हमारा बायोलॉजी का कोई टेस्ट होगा, तो मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी। ड्यूरिंग हिज लेक्चर उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके बोला कि बेटा जब पेपर देने जाओगे ना तब बायोलॉजी अकेला तुम्हारी नैया पार नहीं लगाने वाली है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी वहां पे तुम्हारी साथी बनने वाली है। तो ये आपने बहुत ही क्लियरली बताया कि बच्चों को तीनों सब्जेक्ट्स की कमांड अच्छे से होनी चाहिए। तो हम इसमें यह है, जो बायोलॉजी है बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट रहता ही है, क्योंकि जैसे स्ट्रीम के नाम भी डिसाइड हो रखे हैं, साइंस बायो, साइंस मैथ्स। तो साइंस बायो वाले तो बायोलॉजी के हिसाब से ज्यादा क्रेजी रहते हैं। फिर बायोलॉजी एक लिविंग सब्जेक्ट रह गया, जिसमें बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, थ्योरीज उनको थोड़ी सी टफ लगती है। मेन इसका एक न्यूमेरिकल पोर्शंस। कई स्टूडेंट्स बायो इसलिए लेते हैं कि शायद उनकी 10th तक मैथ्स एवरेज थी, अब वापस मैथ से फिजिक्स में आ जाती है, तो बच्चे वापस वही सोचते हैं यार मैथ से पीछा छुड़ाने के लिए बायो ली और उसमें भी मैथ्स आ गई। जबकि माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैथ्स तो थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव पार्ट है फिजिक्स का, मेन कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, उसको अगर फोकस करें तो फिजिक्स भी टफ नहीं है, केमिस्ट्री है अगेन। तो तीनों में बच्चा ज्यादा इंटरेस्टेड बायो में रहता है। जबकि आजकल की कट ऑफ देखें तो एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता है,
तीनों ही सब्जेक्ट अपने को इक्वली तैयार करने पड़ते हैं, तभी अपन उस कट ऑफ रेंज तक पहुंच पाते हैं। सर एक सवाल मेरा है जी। आपसे सभी उन बच्चों की तरफ से, नीट का पेपर क्लियर करने के लिए आप कौन सी विद्या को टॉप पे रखेंगे, रटन विद्या या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली विद्या? देखो मैम, रटन विद्या तो लंबे टाइम तक आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ज़्यादा रटी हुई चीज़ें हैं बिना कॉन्सेप्ट की, दिमाग में जाएगी तो एक तरह से वो दिमाग में स्कैम फोल्डर होता है, उसमें चली जाती है। फिर बच्चा सोचता है कि मैंने इतना पढ़ा, अब याद नहीं है। एक वही चीज़ समझ करके कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बाद मेमोराइज करना, बार बार रिविजन करना, मल्टीपल रिविजन बेटर है। और कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद मल्टीपल रिविजन ही रिजल्ट दिलाते हैं। बिना सोचे समझे इलॉजिकल चीज़ों को रट लिया, उसका रिजल्ट नहीं आता है और वो सारी चीज़ें फिर ब्लैकआउट कर जाती है। ओके सर, समझिए मैं पेपर देने के लिए बैठी हूँ पेपर के सामने। जी। अब मुझे मेरी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए, और मेरे सब्जेक्ट कौन सा कितना स्ट्रांग है उसको देखते हुए, ये हम जानेंगे आपसे। नेगेटिव मार्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैम। नेगेटिव मार्किंग से कई बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। स्कोरिंग हो रहा है लेकिन नेगेटिव मार्किंग का रेशियो ज़्यादा है, उस वजह से भी कई बच्चे हैं जो मैंने अपने देखे हैं जीवन में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कट ऑफ से रह जाते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग इस तरह से जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें से और कम हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए यही है कि अपने को सिलीज कंट्रोल करनी होगी, सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल करना होगा। सिली मिस्टेक्स का यूं है कि जितनी बार आप एनसीईआरटी की लाइंस रिवाइज करते हैं तो सिली के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। रिवीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिली, मोर रिवीजन लेस सिली, लेस रिवीजन मोर सिली। तो एक ही चीज को बार बार मल्टीपल रिवाइज करना है, नई चीजें एडवांस नहीं करनी है लास्ट टाइम में, स्पेशली विद इन 2 वीक्स। सर अभी बातों ही बातों में आपने कहा कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 1-2 नंबर से भी रह जाते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर सफलता मिल गई तो वो एक सार्वजनिक उत्सव है, लेकिन अगर असफलता हाथ लगी तो वो एक व्यक्तिगत शोक है। तो ऐसे में जो बच्चा जिसने पूरे साल प्रिपरेशन को दिया और एन केन प्रकरण किसी भी कारण से वो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्रैक नहीं कर पाया, तो ऐसे में आपको उस बच्चे की क्या सलाह है, वो कैसे इस चीज को हैंडल करे? उन सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा जो बच्चे करीब से 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं कि बेटा आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, आपने कोई कमी नहीं रखी। अब असफलता है उस पर विचार तो होना चाहिए लेकिन उसमें डूबना नहीं चाहिए, दिमाग पे उसको हावी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम ही था, जीवन का अंत तो नहीं था। और अंत अस्ति प्रारंभ, अंत से ही शुरुआत होती है। तो उस बच्चे को पिछली जो भी कमजोरियां रही उन पे काम करके एक बार फिर से बाउंस बैक करना चाहिए, एक योद्धा की तरह लड़ना चाहिए कि इस बार मैंने ये वीकनेस रखी, मैं रिपीट नहीं करूंगा इनको। तो ऐसे में एक बच्चे के लिए आप क्या मानते हैं किस हद तक कितने ड्रॉप्स लेना सही रहता है? जनरली मैं बताऊं तो नीड्स के लिए 1 या 2 ड्रॉप तक ठीक है। और अगर आप थोड़े से मार्जिन से रह गए और आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं 50 नंबर 40 नंबर का गैप है इस बार कवर कर सकता हूं, तो आप 3rd ड्रॉप की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप मार्जिन कट ऑफ से बहुत ज्यादा है, सपोज कट ऑफ 550 है, अपन 300 की रेंज में फिर सोच रहे हैं कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्रॉप ले लेता हूँ, तो उसमें सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो 1-2 ड्रॉप तो उस कंडीशन में जब अपन काफी गैप में रह जाएं और एक माइनर डिफरेंस से रह जाएं तो 3rd ड्रॉप, इसके बाद आपको और ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फिर। और बहुत सारे ऑप्शन से हम क्या क्या समझें? ऑप्शंस में ये है मैम, अपनी जिंदगी का प्राथमिक लक्ष्य नीट था, अपन ने उसके लिए मेहनत की, स्ट्रेटेजी बनाई, डेडिकेशन से अपन ने मेहनत से पढ़ाई की, फिर भी कोई लक फैक्टर हो गया, कोई दूसरे फैक्टर हो गया, अपन नीट क्रैक नहीं कर पाए, तो नीट के अलावा ऑप्शंस में मैंने ये बताया था। जैसे अपनी बात एमबीबीएस से शुरू हुई थी, एमबीबीएस के बाद आप बीडीएस में भी जा सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएचएमएस में जा सकते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदा है, वेटनरी साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है पूरा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो नीट के इक्विवेलेंट ही आपको रेस्पेक्ट और पैकेज दिला सकते हैं। डिग्निटी का बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को यही है कि नहीं, हमारे खानदान में एक भी अभी तक डॉक्टर नहीं बना है, तुझे डॉक्टर बन के दिखाना है। तो उसमें बच्चा कैसे इन सारी चीजों को, एक होता है ना कि हाँ मेरा पैशन है कि मुझे डॉक्टर बनना है जी, लेकिन मेरे पेरेंट्स का या मेरी सोसाइटी का एक फोर्स है मुझ पे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे कौन सा पाथवे चूज करना चाहिए? तो जो एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम है नीट, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है तो भी 5.5 years विथ इंटर्नशिप आपको लग जाते हैं।
इसके बाद पीजी भी है, सुपर स्पेशलिस्ट भी है। तो इस लंबी जर्नी में खाली रिलेटिव्स के प्रेशर से तो अपन इस जर्नी को कोप नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं खुद की पैशन और सेल्फ डिसीजन है, सेल्फ मोटिवेशन है, वो इस लंबी जर्नी में हेल्प करता है। कई बार क्या होता है, बच्चे का डिसीजन या कोई ऑप्शंस चॉइस कुछ और होती है। जैसे एक मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, जैसे शायद आप भी जानते होंगे उनको, उनका ड्रीम था आफ्टर 10th कि वो यूपीएससी की तरफ जाएं, सिविल सर्वेंट बने। लेकिन उनके घर वालों की इच्छा थी कि वो एक डॉक्टर बने। क्यों, पूरे गांव में कोई डॉक्टर था नहीं, तो उनकी इच्छा थी, डॉक्टर का एक रुतबा है, इस चीज़ में पैसे भी हैं और साथ में दुआएं हैं हजारों लोगों की जो पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं। तो उन्होंने घर वालों के उस मार्गदर्शन के अनुसार या उनकी बात मान करके इस मेडिकल फील्ड को चुना और आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे है मेडिकल फील्ड में भी। पीजी भी उनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और शायद मुझे लगता है कि वो यूपीएससी में जितनी लोगों की सेवा कर सकते थे मेडिकल फील्ड में भी उससे ज़्यादा कर पाएंगे। तो आज उनको उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। इनिशियल टारगेट नहीं था, लेकिन आज वो अच्छा कर रहे हैं उसमें। तो धीरे धीरे हमको आदत हो ही जाती है। हाँ, कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। सर, जब बच्चा पूरे साल भर नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो उस टाइम उसका जो पढ़ने का तरीका है, स्ट्रेटजीज की हमने बात कर ली कि इस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। सिटिंग आवर्स एक बच्चे को एक दिन में लगभग कितने देने चाहिए? सिटिंग आवर्स वैसे तो मैम कोई फिक्स नहीं कह सकते कि 6 आवर है, 8 आवर है। बच्चे के आईक्यू, बच्चे की लगन और वो कितना जल्दी चीज़ों को तैयार करता है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। फिर भी एक आइडियल रेंज अपन माने तो 6 आवर्स भी अगर कंसिस्टेंट है तो 6 आवर भी इनफ है। और डिसकंटिन्यूसली है तो आप 12 आवर्स भी पढ़ रहे हो, 15 भी पढ़ रहे हो, फिर 2-3 दिन स्किप कर दी, तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। आप निरंतर कितने रहते हैं, निरंतरता से परिणाम आते हैं। कंसिस्टेंट मेहनत आपको रिजल्ट दिलाती है। सर, हम बार बार एक टर्म यूज ले रहे हैं जो है मॉक टेस्ट। कई बार ऐसा होता है बच्चे जब मॉक टेस्ट देते हैं रिपीटेडली, जैसे यूजुअली संडेज को मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उसमें एक बार परफॉर्मेंस पुअर रही, 2 बार परफॉर्मेंस पुअर रही, उसके बाद तीसरी बार तक आते आते तो बच्चा टूट ही जाता है। तो ऐसे में आपकी उनको क्या सलाह है, किस तरीके से उन्हें एक कामनेस मेंटेन करके रखनी है? मैम देखिए, मॉक टेस्ट का मतलब है कि नीट जैसा माहौल, नीट से पहले नीट जैसा माहौल। मॉक टेस्ट में यूं होता है, जनरली तीनों सब्जेक्ट के 180 क्वेश्चन ही आते हैं एज पर नीट पैटर्न। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी है। तो मॉक टेस्ट में यूं है कि कई बार बच्चे मॉक टेस्ट के स्कोर की वजह से अपनी प्रिपरेशन को पूरा ही जज कर लेते हैं। पूरा ही जज करने का मतलब है, एक पेपर अच्छा गया तो वो सोचते हैं हम इस बार पक्के डॉक्टर बन जाएंगे। एक टेस्ट में डाउन हुए, अब सोचते हैं हम रेस से बाहर हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक टेस्ट आपको अंदर नहीं कर सकता, एक टेस्ट आपको बाहर नहीं कर सकता। तो मॉक टेस्ट को अपनी गलती सुधारने का जरिया माने, ना कि अपनी क्षमता या कैपेसिटी का आंकलन करना है कि मॉक टेस्ट है तो सब कुछ है। अब मॉक टेस्ट सीखने का प्रोसेस ज्यादा है और अपनी क्षमता बताने का प्रोसेस कम है। तो इसको एक यूं मानना चाहिए कि क्या मेरी कमी रह गई, मिस्टेक्स क्या है, एरर्स क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकता हूं। अब बच्चे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम ले आते हैं, उन बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा कि वो मॉक टेस्ट भी अंतिम नहीं था, अगले वाले में आप फिर से अच्छे से तैयारी करें। कोई पोर्शंस हैं वीक रह गया है, सपोज करो बायोलॉजी में आपने मॉक टेस्ट के दौरान कोई प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक आया, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, आपने ढंग से पढ़ा नहीं, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस उसके रॉन्ग हो रहे हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मेरे जिस पैराग्राफ से, जिस लाइन से क्वेश्चन रॉन्ग हुआ उसको मैं रिपीट ना करूं और वापस अच्छे से तैयारी करूं। तो उसको गलती सुधारने का पैटर्न मानना चाहिए, ना कि उसका लोड दिमाग में हावी होना चाहिए। मॉक टेस्ट एक तरह से सेल्फ एनालाइजिंग टेस्ट हो गया है। आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि उसकी रैंक उतनी जा रही है, बस मुझे मेरा देखना है। सर, इसमें एक चीज है कि जो ये पेपर होने लगा है उसमें आपकी तरफ से क्या, या आपका क्या मानना है, या आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक स्टूडेंट जो एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल वाइज समझ चुका है, या एक जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, बेटर क्या है? मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया मॉड्यूल समझ लें या कुछ भी, या फिर एनसीईआरटी? इसमें मैम 2 तरीके से वापस वही चीजें हैं। एक तो जब आपके पास टाइम खूब है तो कॉन्सेप्ट को समझने में आप कोचिंग मॉड्यूल्स का हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूज ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करूं मैं, बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही बाइबल है, वही गीता है, वही कुरान है। आप इसको एक धार्मिक पुस्तक के रूप में ले लीजिए,
मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ मैम, बायो के जो 90% से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, मुझे 95 तक भी बोलना चाहिए, वो क्वेश्चंस लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से आ रहे हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके भी मेजरली क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम हो रहे हैं। फिजिकल और फिजिक्स में मैं एनसीईआरटी को थोड़ा सा वेटेज, उसको इंपॉर्टेंस कम दूंगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल चीजें हैं। तो खाली एनसीईआरटी से आप कंसेप्ट तो सीख जाएंगे, लेकिन फिर आपको मॉड्यूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब अपन बात करें कि 2 वीक से भी कम टाइम है नीट में, तो फिर मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी के अलावा कोई भी ऑप्शंस अभी यूज नहीं करना, आपको एनसीईआरटी का ही मल्टीपल रिवीजन करना है। अब वो समय नहीं रहा है कि अब 13-14 दिन में जितने भी दिन बचे हैं उसमें अपन मॉड्यूल्स तक जाएं। मॉड्यूल्स में बहुत सारी चीजें हैं, हर सब्जेक्ट में एक समुद्र की तरह होता है जिसका कोई पार नहीं होता है, लेकिन अपने को उसका थोड़ा सा पार्ट ही चाहिए। तो समुद्र का अपन ने 1%, 0.1% भी यूज कर लिया तो भी नीट यूजी अपनी क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट के दिनों में स्पेशली एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन और पीवाईक्यूज पे ही फोकस रखें। जी सर, अभी हमने बात करी कि कैसे हम प्रिपरेशन करें। एग्जाम क्लियर हो गया तो ऑल इज वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाया तो हमें क्या क्या चीजें जिन पे काम करना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे कई बार फेल हो जाते हैं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपकी तरफ से बच्चों को क्या सलाह है वो ओवर कॉन्फिडेंट ना बने? बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ, ना अपने को ओवर होना है ना अपने को लोअर होना है, अपने को प्रेजेंट में ही जीना है। ओवर कॉन्फिडेंस ये हो गया कि मुझे सब कुछ आता है। मैं कह रहा हूं आपको सब कुछ आता है, आप फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट उठाइए, पेपर कीजिए। अगर आपके 720 आ रहे हैं तभी उस कंडीशन में माने कि मुझे सब कुछ आता है, तब ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब अपने मार्क्स हैं वो 550, 500 की रेंज में चल रहे हैं और अपन पहले ये मान के बैठे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान दिला सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है, ज्यादा उत्साह में अपन कई चीजें नेगेटिव कर देते हैं, गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स के चांसेस। क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ना है, ये मैम मेजर इशू है। आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं बच्चे, पूरा ढंग से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से गलत हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन है उनके पास, फैक्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आजकल जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है उसमें आते हैं नॉट करेक्ट और नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट और नॉट करेक्ट, ऐसे मतलब करेक्ट में भी है और नॉट करेक्ट भी है, इनकरेक्ट भी है, नॉट इनकरेक्ट भी है। तो एक तरह से देखिए, जो नॉट करेक्ट है वो इनकरेक्ट हो गया, जो नॉट इनकरेक्ट है वो करेक्ट हो गया। बच्चा इसमें रह जाता है, ये वर्ड्स का पूरा पूरा फेयर होता है। क्वेश्चंस नहीं पढ़ने से भी बहुत सारी चीजें गलत होती है, और क्वेश्चन पढ़ लेना अपने आप में एक आधा क्वेश्चन हो गया उसके जैसे ही है। ओएमआर शीट की हम बात कर लेते हैं। अधिकतर यही होता है कि हमने जब गोले बढ़ने शुरू करे हैं, भरते 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 लास्ट में आए तब पता चला अरे मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ये तो शीट जो है वो कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन तो अभी भी एक रह गया। तो ऐसे में बच्चों को कैसे अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड वे में ओएमआर शीट फिलिंग करनी चाहिए? अगेन आपने सिग्निफिकेंट पॉइंट पे बात की है। ओएमआर से मैंने पर्सनली देखा है, 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर में तो मार्किंग सही कर रखी है, लेबलिंग सही कर रखी है, लेकिन ओएमआर फिल करते समय शायद उनके पास टाइम की कमी थी, समय का अभाव था, तो उन्होंने सी की जगह डी भर दिया, डी की जगह सी भर दिया, उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। तो उनके लिए सबसे पहला सजेशन यही है, जब आप मॉक टेस्ट दें तो आप अपने लिए 10 या 15 मिनट ओएमआर फिल करने के लिए रिजर्व रखें, और वो रिजर्व तब रख पाएंगे जब आप टाइम मैनेजमेंट से चलेंगे। और उसके बाद मैं यही कहूंगा, हर एक पेज के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, उस पेज की ओएमआर फिल कर लेनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे में ऐसे हैं जिन्होंने पीसीबी तीनों कंप्लीटली अटेंड कर लिए हैं, 5 मिनट बच्चे ओएमआर भर ही नहीं पाए, तो नहीं बढ़ने से भी वो सिलेक्शन से रह गए। तो एक तो क्वेश्चंस वाइज है, अपने को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो पर्टिकुलर नंबर है, मैं 60 नंबर फिल कर रहा हूं तो 60 पे मेरी फिंगर होनी चाहिए, 61, 62 ऐसे भी कर सकते हैं। उनको ओएमआर भी फेज वाइज या एक पार्ट वाइज फिल करनी चाहिए। तो सर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, अब हम आपसे लेंगे एक पिटारा बच्चों के लिए। हर सब्जेक्ट में से आप हमें टॉप 5 टॉपिक्स बताएंगे जिनका बहुत ज्यादा वेटेज रहता है एग्जाम के लिए। जैसे मैम पहले भी अपन ने बताया था कि तीनों सब्जेक्ट हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ चैप्टर्स बताता हूं जिनमें रिसेंटली 3-4 साल से ज्यादा क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बन रही है। बायोलॉजी में अपन बात करें तो एक स्ट्रीम या यूनिट होती है जेनेटिक्स प्लस बायोटेक। जेनेटिक्स प्लस बायोटेक से 20 to 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकेंड इवोल्यूशन हो गया,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इकोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ये 5 टॉपिक मैं बायो में बताना चाहता हूँ। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके। अब मैम इसी तरह से केमिस्ट्री में भी हैं। पूरी केमिस्ट्री में कहूँगा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल इन तीनों मिलाकर के आपको 5 टॉपिक बताता हूँ। केमिस्ट्री में पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे अपन तो लास्ट टाइम में नेम रिएक्शंस पूरी पढ़नी है अपने को। नेम रिएक्शन के साथ साथ कुछ जीओसी का पार्ट कनेक्टेड होता है, वो ध्यान से ऑर्गेनिक में देखना है। और लास्ट टाइम में एनसीईआरटी की रीडिंग भी करें अपन तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के 16 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन 45 में से। तो आपके 12-13 क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से आ जाती है, SN1 SN2 वगैरह। ये तो ये ऑर्गेनिक का फंडा था। इनऑर्गेनिक के लिए मैम आपको केमिकल बॉन्डिंग और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ब्लॉक केमिस्ट्री पे कमांड हो जानी चाहिए। इनऑर्गेनिक का मेजर पार्ट यही है, बाकी है पोर्शंस, लेकिन क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी वहां से कम होती है। इसी तरह से अपन फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये टॉपिक्स हैं। इन पे फोकस करना चाहिए, बच्चे को ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए और सीरियसली इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। अब केमिस्ट्री के बाद अपन फिजिक्स पे चलते हैं। फिजिक्स में एक मॉडर्न फिजिक्स है, 12th एनसीईआरटी के हिसाब से 12th का पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स है, उससे 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं और ट्रेंड में है अभी। और मॉडर्न फिजिक्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स होगी, थर्मो पे भी अपन पढ़ सकते हैं। ऑप्टिक्स है और इसके बाद रोटेशन मोशन करके आता है, डायनेमिक्स का पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को और अच्छे से देख लेना है। सभी बच्चों को एटलीस्ट सभी ये टॉपिक्स बच्चों तो को कवर करनी ही है। करनी ही है और स्पेशली इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अभी कर सकते हैं, इतना टाइम है तो मेजर पार्ट ये कवर करते हैं। ऑलमोस्ट 70% तो उन बच्चों का वहाँ क्लियर हो जाना है जी लगभग मैम। थोड़ा कॉन्सेप्ट। सर ये भी है ना कि मुझे तो मेरा पेपर निकालना ही निकालना है, क्रैक तो करना है, लेकिन मेरे पास एक डिस्ट्रैक्शन है जो है जी। मेरी 5x5 की मोबाइल स्क्रीन। तो उसको मैं कैसे मैनेज करूं? हाँ, मोबाइल स्क्रीन से बच्चा बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहा है। इसमें मैम एक सोशल मीडिया का यूज कहें तो यूज तो करना अच्छी बात है इंफॉर्मेटिव बेस पे, एक मिसयूज हो रहा है। कई कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा ना आलोचना करना चाहता हूँ। 10 घंटे में 600 प्लस स्कोर नीट में कैसे करें मैम? 10 घंटे में 600 प्लस स्कोर कैसे करेगा बच्चा? ये तो एक नीट तो पूरी जर्नी है, तो ऐसे वो भ्रमित हो जाते हैं। और भी चीजें हैं, एक सोशल मीडिया मैग्नेट की तरह है, बच्चे को अट्रैक्ट करता है। बच्चे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, रील स्क्रॉल करने से उनको पार्शियली ब्रेन में डोपामाइन सिक्रेट होता है, उनको खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। लेकिन ये डोपामाइन नकली है, फेक है। आपको रियल खुशी चाहिए, असली डोपामाइन चाहिए तो आपके आगे, नाम के आगे जब डॉक्टर लिखा जाएगा, जब नीट क्रैक कर लेंगे, वो रियल में खुशी आपकी, आपकी पेरेंट्स की। तो आप रील से खुशी ना ढूंढे, आप वास्तविकता में जिए और मोबाइल को अवॉइड कर दें टोटली। तो एक तरह से अपने को डिजिटल डाइटिंग करनी है, ठीक है ना? सोशल मीडिया से हमें सन्यासी नहीं बनना है मैम, अपने को कुछ समय के लिए उस डाइटिंग को फॉलो करना है, डिजिटल डाइटिंग को। और मोबाइल अपन ने दूर रख लिया कुछ टाइम के लिए, तो जितना मोबाइल दूर होगा लक्ष्य उतना पास होगा। ये पॉडकास्ट उन सभी बच्चों के लिए और उम्मीद करते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए और जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल पॉडकास्ट बनेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी बच्चों को जो इस बार नीट 2026 का एग्जाम दे रहे हैं, मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट उन सभी बच्चों को। और बच्चों के लिए मैं एक बात कहूंगा, फिक्र करते हो क्यों, फिक्र से होता है क्या? फिक्र करते हो क्यों, फिक्र से होता है क्या? एक बार कर लो खुद पे भरोसा, फिर देखो 3 मई को होता है क्या। वाह सर, सभी बच्चों में डोपामिन रश करने लग गया है और हम उम्मीद करते हैं जिन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा है वो एग्जाम क्रैक करके ही आएंगे। बिल्कुल, ये पॉडकास्ट बड़ा ही उनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह साबित होगा, एक रामबाण साबित होगा बच्चों के लिए।